स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने डाई एड्जॉर्प्शन की प्लेलिस्ट में कंप्लीट पैरामीटर्स स्टडी किए, जिसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको ऑपरेशनल पैरामीटर्स कहा जाता है और उनको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, हम उनकी डिस्कशन कर चुके हैं। इसी के साथ हमने रिजल्ट्स भी कुछ देखे थे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, आपके पास ग्राफ किस तरह के आ सकते हैं, उसकी हमने रीज़न को भी जस्टिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल्स। आपके सामने एज अ रेफरेंस रखे थे जिन जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं वेल नोन जर्नल्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप उनको चेक कर लें। उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि डिफरेंट पैरामीटर्स, ऑपरेशनल पैरामीटर्स जिनको कहा जाता है या एड्जॉर्प्शन पैरामीटर्स कहते हैं, उनमें सॉल्यूशन पीएच का इफ़ेक्ट देखा था, एड्जॉर्बेंट डोज उसका इफ़ेक्ट था, इसके अलावा कॉन्टैक्ट टाइम या एक्सपोजर टाइम जिसे कहते हैं उसका इफ़ेक्ट स्टडी किया था। उसके बाद डाई कंसंट्रेशन जिसका यूनिट पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर होता है, हमने उसके इफ़ेक्ट को स्टडी किया कि वो कैसे डाई एड्जॉर्प्शन या मेटल आयन के एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। और एट द एंड हमने टेम्परेचर पैरामीटर को स्टडी किया। उसके बाद माइनर पैरामीटर्स जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैप वाटर और डिसऑर्प्शन एंड रीजनरेशन स्टडी, ये हमने देखे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे उन पैरामीटर्स के ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं, और उसके अलावा जो एक्सेल शीट का वर्क होता है एक रिसर्च प्रोजेक्ट के केस में, उस एक्सेल शीट को कैसे कंप्लीट किया जाए। आपको आपके पास पॉसिबल रिज़ल्ट आ गए, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हमने कर लिया है सारा। अब हमारा जो काम या हमारा जो फोकस होगा वो थ्योरेटिकल या कैलकुलेशन पे होगा। ठीक है, अब हमने पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। एक्सेल शीट को कवर अप करेंगे कि वो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क से आए हैं, हम उसकी कैलकुलेशन एक्सेल शीट में कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्सेल शीट में कौन कौन से ग्राफ हमें बनाने होंगे जो हमारी रिटर्न वर्क में हमें काम आएंगे। जब हमारा ये कैलकुलेशन का एक्सेल शीट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम रिटर्न पार्ट की तरफ आएंगे जो कि थीसिस या रिसर्च आर्टिकल का होगा। उसमें हम ये देखेंगे कि थीसिस में ये चीज़ें कैसे ऐड अप करनी है और थीसिस कैसे लिखना है। थीसिस को कंप्लीट करने के बाद जब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स रिसर्च आर्टिकल। और रिसर्च आर्टिकल्स को बेसिक स्टेप्स से लेकर आपको स्क्रैच से लेकर सारे बेसिक पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे, और उसके बाद पब्लिशिंग तक हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी पेड सर्विसेज लें रिसर्च प्रपोजल लिखने में, रिसर्च आर्टिकल लिखने में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। हमारी कुछ पेड सर्विसेज हैं जो कि आपको वहाँ मिल जाएंगी, और हमने 10 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स और 20 से ज़्यादा रिसर्च थीसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और रिसर्च प्रपोजल्स भी अभी कंटिन्यू है प्रोसेस, उसके अलावा काफ़ी हम उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका काम करें, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो काइंडली आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ आती है, जो एक्सेल शीट हमने बनानी होती है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप देखी होगी पार्ट सीक्वेंस पार्ट के हिसाब से, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके पास ये एक्सेल शीट समझने वाला पार्ट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपने वो पूरी प्लेलिस्ट और उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी, तो आपके लिए पार्ट ये वाला आज का जो पार्ट है हमारा, ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो ट्राई करें कि आप उन वीडियोस को काइंडली एक दफ़ा देख लें अपनी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने उन वीडियोस में बताए हैं जो मैं आज रिपीट नहीं करूँगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जैसा देखा कि हमने पीएच का पैरामीटर स्टडी किया, उसमें हमने 10 ppm कंसंट्रेशन का यूनिट बनाया था। ठीक है, उसके बाद एड्जॉर्बेंट डोज का दूसरा पैरामीटर, उसका क्या इफेक्ट होता है एड्जॉर्प्शन पे, उसके लिए भी हमने 10 ppm सॉल्यूशन बनाया था। थर्ड पैरामीटर कॉन्टैक्ट टाइम का था, उसमें हमने वो पैरामीटर रन करवाने के लिए हमने अगेन 10 ppm सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। ठीक है,
नेक्स्ट जो था फोर्थ नंबर पे डाई कंसंट्रेशन, उसमें हमने वेरिएबल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वेरिएशन कहाँ पे आ रही है डाई सॉल्यूशन में, डाई कंसंट्रेशन वाले फैक्टर में। जबकि ऊपर वाले जो 3 पैरामीटर हैं जिसमें हमने पीएच का इफेक्ट देखा, एड्सॉर्बेंट डोज का और कॉन्टैक्ट टाइम का, उसमें हमने 10 ppm के सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे। अब 10 ppm के सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि 10 ppm सॉल्यूशन कंसंट्रेशन में दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, एक 5 ppm वाला सॉल्यूशन होगा और दूसरा 10 ppm वाला। क्योंकि 10 कैसे बना है, 5 + 5 से, ठीक है। तो हमने अपने आसानी के लिए उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 5 ppm और 10 ppm। कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच एक्सपेरिमेंट में, कॉन्टैक्ट टाइम में और एड्सॉर्बेंट डोज में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उसमें हमने 10 ppm का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रिएक्शन रन आउट किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट में दो तरह की कंसंट्रेशन आती हैं, नंबर 1 5 ppm सॉल्यूशन, नंबर 2 10 ppm सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे लिए जब ये एक्सेल शीट का वर्क करना है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम पहले 5 ppm का सॉल्यूशन प्रिपेयर करें स्टोक सॉल्यूशन से, 1000 ppm के स्टोक सॉल्यूशन से डाइल्यूशन फार्मूला लगा के C1V1 = C2V2। 5 ppm सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम 10 ppm का सॉल्यूशन प्रिपेयर करें जितनी हमारी ऑप्टिमम पीएच थी उस पीएच पे, ठीक है। फिर हम 5 ppm की इनिशियल एब्जॉर्बेंस अलग से मेजर करेंगे और 10 ppm की इनिशियल एब्जॉर्बेंस अलग से मेजर करेंगे, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह पीएच वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, एड्सॉर्बेंट डोज के लिए और कॉन्टैक्ट टाइम के लिए आपने 5 ppm सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन मेजर करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको AI कहते हैं, और 10 ppm सॉल्यूशन की भी इनिशियल कंसंट्रेशन मेजर करनी है। उसके बाद आपने कंसंट्रेशन और AI इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। वो ग्राफ आप किस तरह प्लॉट करेंगे, कैसी उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये एक्सेल शीट है। और एक बात और, ये जो मैं एक्सेल शीट में आपको वैल्यूज़ दिखाऊंगी ये सपोज्ड वैल्यू है, आपने अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है। अगर आप ये वाली कैलकुलेशन यूज़ करोगे तो आपका रिजल्ट लिटरेचर के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप यहाँ से डाटा कॉपी करोगे मुझे तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मैं तो आपके सामने ये शेयर कर रही हूँ सारा, लेकिन आपने जो अपने रिजल्ट आपके आए हैं आपने उनको कंपेयर करना है, उनकी कैलकुलेशन करनी है, ना कि ये कॉपी करें, ठीक हो गया। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके पास पीएच वाला है, उसमें आपके पास 5 ppm वाला सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है, उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल ये 5 ppm का सॉल्यूशन था, उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस आई 0.526। फिर आपने 10 ppm का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस भी मेजर करनी है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से लैम्डा मैक्स के ऊपर। आपके पास इनिशियल एब्जॉर्बेंस आ जाएगी 0.741। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, ये डाई कंसंट्रेशन और इसको आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और इनिशियल एब्जॉर्बेंस इसको आप वाई एक्सिस पे लेंगे। इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना आपके पास ये ग्राफ ये यहाँ पे शो किया गया है। देखिए मैंने इसको ग्राफ को टिक किया तो ये कलर्ड होगी ये चीज़, ठीक है। इसलिए आपसे मैं कहती हूँ कि आपने जब भी एक्सेल शीट पे काम करना है आपने अपने ग्राफ खुद बनाने हैं। अब आपको ग्राफ नहीं बनाना आता तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको सामने रख देती हूँ। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं आ रहा कि एक्सेल शीट पे वर्क कैसे करना है, डाटा से ग्राफ कैसे बनाना है, तो उसकी वीडियो एक पहले भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप उसको काइंडली चेक कर लें। और उसके अलावा मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपने इसको मार्क करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएँ, ये जो ऊपर मेन्यू बार है यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाएँ। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको ये चीज़ शो होगी, यहाँ पे आपने ये जो चार्ट्स वाला है ऑप्शन इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास चार्ट की टाइप आ गई कि आप किस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हो। यूजुअली जो रिकमेंडेड चार्ट है डेट इज़ स्कैटर टाइप, ये वाला स्कैटर विद स्ट्रेट लाइन एंड मार्कर्स। आप ये वाले ग्राफ को क्लिक कर दो, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक हो गया।
तो इस तरह आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो एक्सेल डाटा से। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि आप इसकी चार्ट तो आपके पास आ गया, लेकिन आप इसकी एक्सिस टाइटल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करना चाह रहे हो कि एक्स पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और वाई पे इनिशियल एब्जॉर्बेंस है। तो आप इसको कैसे करोगे, आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करें तो आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी एक्सिस, एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डाटा लेबल, एरर बार, ग्रिड लाइन, लीजेंड और ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी हम ऐड करते हैं, लेकिन वो आइसोथर्मोकाइनेटिक्स के केस में ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक, लेकिन ऐड करेंगे भी जब हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप इंटरसेप्ट का कंसेप्ट भी मैं आज आपके सामने क्लियर कर दूंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये है कि ये जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये अंदर बने हुए, ठीक है, ये लाइंस नज़र आ रही हैं, आपने इनको ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप ये ग्रिड लाइंस पे अगर टिक करोगे तो ये लाइंस अपीयर हो जाएंगी, अगर आप इस पे इसको अनमार्क करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि एक्सिस टाइटल भी आपके लेबल करने हैं तो आप यहाँ पे एक्सिस टाइटल पे क्लिक कर दो, ये एक्सिस टाइटल आपके पास आ गए। अब आप क्या करें कि अब एक्सिस टाइटल पे यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, जो उसका नेम है, आप उसको मेंशन कर दें। यहाँ एक्स एक्सिस पे जो मेंशन करना चाह रहे हैं आप उसको मेंशन कर दें। अगर ये चार्ट टाइटल में आपने यहाँ पे लिखना है इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस इनिशियल एब्जॉर्बेंस, उसका चार्ट टाइटल कोई है तो आप उसको मेंशन कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। अदरवाइज़ आप नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको जस्ट आपने क्लिक करना है और आपने बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देना है, वो चार्ट टाइटल रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से ग्राफ आप प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन का और इनिशियल एब्जॉर्बेंस का, जो कि यहाँ पे प्लॉट किया गया आपको दिखाया गया है। ठीक है, आप इसका चार्ट टाइटल देना चाहे तो CE डिटर्मिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इस चार्ट से हमें CE फाइनल कंसंट्रेशन का या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का पता चलता है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी तक आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि जिस कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है, जिस एक्सपेरिमेंट में आपने उस कंसंट्रेशन का और उससे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है, फिर आपने कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 10 ppm का सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया था, हमने 20 ppm का सोल्यूशन बनाया था। तो इट्स ओके, आप क्या करें, 20 कैसे बना, 5 ppm से, 10 ppm, 15 ppm एंड 20 ppm। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे 5, 10, 15 और 20 ppm ये 4 तरह की कंसंट्रेशन आ जाएंगी। आप इन चारों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की हर एक सॉल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस खुद से मेजर करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से और उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट कर दें। अगर आपने 60 ppm सॉल्यूशन यूज़ किया था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीएच के दौरान, तो आप क्या करें, 5 ppm का पहले इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करें, 10, 15, 20 सो ऑन चलते चलते आप 25, 30 ppm, 35 ppm, 40 ppm, 45 ppm, 50 ppm, 55 ppm और 60 ppm तक आप उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस इनिशियल जो है वो कैलकुलेट मेजर करते जाएं। उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन वर्सेस इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान। आपके पास जो ग्राफ आएगा उसकी हमने आगे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालनी है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी कि जितनी ppm सॉल्यूशन आपने बनाया है, आपने उन सॉल्यूशन की और उस ppm सॉल्यूशन की और उससे जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है लाइक 5 ppm, 10 ppm, उनकी भी इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है और उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। एक्सेल शीट में पहला स्टेप आपका ये होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये सारा केस आपने हर पैरामीटर में अप्लाई करना है, पीएच के केस में भी, एड्जॉर्बेंट डोज के केस में भी, कॉन्टैक्ट टाइम के केस में भी, डाई कंसंट्रेशन में भी और टेम्परेचर वाले पैरामीटर में भी। इसके अलावा अगर आपने कोई पैरामीटर स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ 409 कंसंट्रेशन, उसके पैरामीटर को स्टडी किया है, या कोई और चीज़ एप्लीकेबिलिटी विद टैप वाटर उसको स्टडी किया है, या कोई और स्टडी आपने की है, तो आप उसमें भी CE डिटर्मिनेशन कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपने ग्राफ कैसे और किन के दरमियान प्लॉट करना है।
उसके बाद ग्राफ लोड करने के बाद जो इसका अगला केस आता है, यहाँ पे स्टेप 1 में भी यही वर्ड फाइल में मैंने आपके सामने इसको रखा है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, ड्रा ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड एआई, जो कि इनिशियल एब्जॉर्बेंस होती है, उसके दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट करना है। फ्रॉम योर डाई कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट, आपके यानी कि जो डाई कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट होगा, आपने हर डाई कंसंट्रेशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक हो गया। आपकी जो आई है यहाँ पे तो ABC मार्क किया है पोस्ट रीडिंग के लिए, तो आपकी जो रीडिंग आएगी आपने उसको लिखते जाना है। उसके बाद क्या होगा, ग्राफ प्लॉट हो गया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, फ्रॉम स्लोप ऑफ अबव ग्राफ, जो आपके पास ऊपर रीडिंग से ग्राफ आएगा, आपने उसकी स्लोप वैल्यू यूज़ करनी है और उससे CE, जिसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या CQ भी कहा जाता है या CT कहा जाता है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, आप CT, CQ या CE कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला अब आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, फाइनल एब्जॉर्बेंस जो आपके एक्सपेरिमेंट की आएगी, आपने उस फाइनल एब्जॉर्बेंस को यूज़ करना है। वो फाइनल एब्जॉर्बेंस को आपने डिवाइड करना है ग्राफ की स्लोप वैल्यू के साथ, तो आपके पास CE आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, हमने पहले PPM का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम उसके अंदर वेड अमाउंट एड्जॉर्बेंट की या कैटालिस्ट की ऐड करते थे। उसके बाद 5 मिनट की शेकिंग होती थी, 15 मिनट का या जितना हमने कॉन्टैक्ट टाइम देना होता था वो देते थे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर करते थे UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। वो वाली जो आपकी फाइनल एब्जॉर्बेंस आई है, आपने उस फाइनल एब्जॉर्बेंस को डिवाइड करना है इस अबव ग्राफ की स्लोप की वैल्यू के साथ। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो CE होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा। बेसिकली हम ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CE कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये सारे प्रोसेस की ये जो लुबे लुभाब है, ये हमारा CE की कहानी है ये सारी, ठीक है। तो CE कैसे कैलकुलेट करना है, फाइनल एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय स्लोप। ठीक हो गया। अब इसी को आपके पास ये रिटर्न फॉर्म में आ गया, इसी को हम एक्सेल शीट की फॉर्म में देखते हैं कि वहाँ पे CE कैसे कैलकुलेट किया गया है। अब आपने क्या किया, डाई कंसंट्रेशन और AI के दरमियान ये ग्राफ प्लॉट कर लिया था। ठीक हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूं, अगर देखें आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आप प्लस के साइन पे जाएं और ट्रेंड लाइन आप ऐड कर दें। ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप ग्राफ के ऊपर जाएं, यहाँ पर राइट क्लिक करें। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सिलेक्ट डाटा, आप सिलेक्ट डाटा पे भी जा सकते हैं और इसके अलावा फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाके भी आप ट्रेंड लाइन इसकी ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप ग्राफ के ऊपर जब क्लिक करें तो इसके इन पॉइंट्स पे ये जो लाइन्स हैं आपकी, इन लाइन में से किसी भी एक लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लू लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस तरह का ये टॉप मेन्यू बार ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे ऐड ट्रेंड लाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे ऐड ट्रेंड लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे इस तरह का ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपके पास ये डाटा गिवन है कि आपने कौन सी ट्रेंड लाइन ऐड करनी है। आप लीनियर ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लीनियर को प्रेस कर दोगे। ठीक है, लीनियर को प्रेस करने के बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपके पास डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, इसको आपने टिक कर देना है। सेकेंडली आपने डिस्प्ले आर स्क्वायर्ड वैल्यू ऑन चार्ट, और आपने इसको क्लिक कर देना है। ये दो पॉइंट्स जो कि सेकंड लास्ट और लास्ट वन है, आपने इनको टिक कर देना है और ऊपर से आपने लीनियर को टिक कर देना है और उसके बाद इसको क्लोज कर दे। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये इनकी ट्रेंड लाइन ऐड हो चुकी है, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू आई है y इज़ इक्वल टू 4.47x प्लस
9.474 और आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 1। ठीक हो गया। आपके पास ये ट्रेंड लाइन ऐड करने के बाद आता है, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आपने ये पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y तो ये y है, इट इज़ इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ पे m जो होता है डेट इज़ इक्वल टू स्लोप। ये जो आपके पास x के साथ वैल्यू लिखी होती है ये आपके स्लोप की वैल्यू है, और x आपके पास x ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस सी, प्लस के बाद जो किसी वेरिएबल के बगैर सिंपल कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है वो आपके पास कांस्टेंट होता है, c होता है। ठीक है, एम एक्स प्लस सी। और ये जो आपके पास 9.474 आई है ये आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है, जबकि ये 4.474 आपके पास स्लोप की वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्लोप है आपके पास और ये आपकी कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो आर स्क्वायर होता है डेट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, आप इन सब पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि ये आगे ये हर जगह यूज होने हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको आर स्क्वायर कहते हैं, और इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी इसको कहते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, लेकिन नेक्स्ट आगे जाने वाले जो आइसोथर्म्स और काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंट हैं हमें उनमें आर स्क्वायर की वैल्यू से ही हमने कंपैरिजन करना होता है। तो यहाँ इस तरह आपने इसकी ट्रेंड लाइन ग्राफ की ऐड कर लेनी है। ट्रेंड लाइन ऐड करने के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने जैसे पहले देखा कि CE कैलकुलेशन। अब हमें पता चल गया कि स्लोप कहाँ से आएगी, इस ग्राफ से आएगी, हमने इससे स्लोप कैलकुलेट की। अब उस स्लोप की जो वैल्यू आई है हमने उसको उस स्लोप से डिवाइड करना है किसकी वैल्यू को, फाइनल एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को, जो कि हमारे पास AF है। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि AF यहाँ पे हम कौन सी लें वैल्यू, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने ये जो दो कंसंट्रेशन, लाइक अगर आपने 10 ppm लिया तो उसके अंदर दो कंसंट्रेशन आ रही है, 5 ppm और 10 ppm। आपने क्या करना है, सिर्फ इनकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है, इनकी फाइनल एब्जॉर्बेंस आपने नहीं लेनी। फाइनल एब्जॉर्बेंस आपकी वो वाली यहाँ पे यूज़ होगी जो कि आप हर एक्सपेरिमेंट में मेजर करते रहे हैं। लाइक आप pH 1 का सोल्यूशन बनाया था आपने, ठीक है, आप उस पर एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करके जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी आपने तब जो उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर की थी आप यहाँ पे वो वाली फाइनल एब्जॉर्बेंस यूज़ करोगे। एक बात ये इस फार्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने इस तरह का एक टेबल सा बनाना है एक्सेल शीट में, और उससे पहले आपने जो पैरामीटर आप स्टडी कर रहे हो आपने उनकी सारी कंडीशंस मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप pH वेरी कर रहे हो, pH पैरामीटर को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आप उसकी हेडिंग दें सबसे पहले, pH वेरिएबल लिख दें या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ pH सॉल्यूशन, इस तरह करके जो आपको आपके लिए आसानी हो नेक्स्ट टाइम समझने के लिए कि ये किसकी रीडिंग थी, ये किसका ग्राफ था। उसके बाद आपने कितने ml वॉल्यूम लिया, 10 ml वॉल्यूम हम लेते थे लास्ट वीडियोस, अगर आपने नहीं चेक की तो काइंडली मैं अगेन कह रही हूँ आपसे कि वो आप उनको चेक कर लें, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए एक टफ टाइम देगी। ठीक हो गया। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितनी यूज़ की थी, 10 ppm। 10 ppm पे ही हमने pH का पैरामीटर स्टडी किया था, 10 ppm कंसंट्रेशन पे ही एड्जॉर्बेंट डोज का किया था और 10 पे ही कॉन्टैक्ट टाइम का किया था। उसके बाद डाई कंसंट्रेशन पे हमने डाई कंसंट्रेशन को वेरी किया था, और जो फिर ऑप्टिमम आई थी उस ऑप्टिमम डाई कंसंट्रेशन पे टेम्परेचर के पैरामीटर को स्टडी किया था। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। एड्जॉर्बेंट डोज नेक्स्ट पे आपने कितनी यूज़ की, 0.25 ग्राम, आप उसको मेंशन कर लें। ये यहाँ पे एक रफ स्केच दिया है आपको, अगर आपने इसके अलावा कोई और रीडिंग है आपकी तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपने 0.2 ग्राम जस्ट यूज़ किया तो आप 0.2 ग्राम लिख दें। तो आपकी रीडिंग पर डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज़ किया है। कॉन्टैक्ट टाइम 20 मिनट्स का दिया था, जो आपने जितने टाइम का दिया था आप उसको मेंशन कर दें। पार्टिकल साइज़ कौन सा सिलेक्ट हुआ था, जिस पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन आई थी आपकी, आपने वो पार्टिकल साइज़ लिखना है। आपका 105 माइक्रोमीटर था, 510 था, 210 था, आपने उस पार्टिकल साइज़ को यहाँ पे मेंशन करना है। pH हमारी वेरिएबल है, तो इस सारी चीज़ों को मेंशन करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहोगे,
थीसिस में या रिसर्च आर्टिकल में, तो आपके पास एक रफ फॉर्म में आपके पास सारा डाटा सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद होगा। और अगर आपने कोई मैनिपुलेशन करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। हार्ड फॉर्म में थोड़ा सा ये इशू होता है कि आपको कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, रिमूवर यूज़ करें, पेन ये वो, तो वो अच्छा नहीं लगता। सॉफ्ट फॉर्म का फ़ायदा भी यही होता है कि आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो, न्यू चीज़ ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा आपके पास एक सॉफ्ट फॉर्म में रिकॉर्ड मौजूद होता है कि आपका ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, इसके ये रिजल्ट थे। पीएच वेरिएबल स्टडी, जब आपने ये सारी पैरामीटर्स उसकी कंडीशंस मेंशन कर दी, उसके बाद आप इस तरह का टेबल बनाएंगे। टेबल में आपके पास जो वेरिएबल चीज़ है पीएच है, आप पीएच को लिखें। पीएच कहाँ से कहाँ तक वेरी की थी, pH 1, pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक हो गया। आपने हर pH की इनिशियल एब्जॉर्बेंस भी मेजर की थी। जब आपने सॉल्यूशन बनाया आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर की, उसके बाद उसके अंदर एब्जॉर्बेंट ऐड करके उसकी शेकिंग की और उसको कॉन्टैक्ट टाइम दे के सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करके और उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस आपने मेजर की थी। तो हर सॉल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस आपने यहाँ लिखनी है। उसके बाद फाइनल एब्जॉर्बेंस जो AF होती है आपके पास, वो कितनी आएगी। आप जैसे देखेंगे फाइनल एब्जॉर्बेंस आपके पास आती है जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हो, उसके बाद जो आपकी रीडिंग लेते हो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, दैट इज़ योर फाइनल एब्जॉर्बेंस, दैट इज़ आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आपने हर एक फाइनल एब्जॉर्बेंस वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक हो गया। और ये एक हिंट में आपको यहाँ पे ये भी देती चलूँ कि यहाँ पे आप जिस भी बॉक्स में कर्सर रखोगे आपको ऊपर ये फार्मूला बार होती है, ठीक है, f(x), ये यहाँ पे पता चलता है कि क्या इसको फार्मूला बार, ये देखिए नेम भी शो हो रहा है, यहाँ पे पता चलता है कि क्या फार्मूला लगा है। अब इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लगा, pH 1 थी, उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस लिख दी, वो यहाँ पे नज़र आ गई, फाइनल एब्जॉर्बेंस लिख दी, वो यहाँ पे नज़र आ गई। लेकिन CE का जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, वो जैसे अब फार्मूला बार में शो हो रहा है, C13 डिवाइडेड बाई 9.259। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने जो भी एक्सेल शीट में इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है आपने उनके फार्मूलाज लगाने हैं। फार्मूला लगाने का मकसद ये होता है और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये है 0.034, ठीक है, अब 0.034 चेंज हो जाएगी अगर मैंने फार्मूला लगाया होगा, तो मैं अगर यानी कि अब ये CE किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप पे, और C13 पे। C13 का मतलब ये है कि कॉलम C, और 13 का मतलब है कि इसकी रो नंबर कितना होगा, ये वाला 13, ये 13 है, ठीक है, और ये C है आपके पास। इसका मतलब यह है कि C कॉलम में 13 नंबर पे जो वैल्यू है ये वाली, आपने यानी कि AF की पहली वैल्यू को डिवाइड किया है स्लोप की वैल्यू के साथ। ये यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, स्लोप कितनी है, 9.259, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन ये देनी थी कि आपकी स्लोप की वैल्यू आए चाहे माइनस में या पॉजिटिव में, आपने वो साइन यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट वैल्यू लेनी है। यहाँ पे -9.259 आ रहा है, आपने माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लिखना, जस्ट वैल्यू लिखनी है। फार्मूला बार में आपको ये क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने CE पे जब कर्सर रखा तो मेरे पास ग्राफ जो शो हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास ये जो मेरे पास ऊपर में फार्मूला बार में इसकी शो हो रही है रीडिंग C13 डिवाइडेड बाई 9.259। अब इसमें मैं अगर यहाँ पे AF पे चेंजेस करूँ, फॉर एग्जांपल ये 0.317 है तो मैं इसको 0.8 कर दूँ, तो क्या देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। जब इसकी वैल्यू चेंज हुई तो परसेंटेज रिमूवल ऑटोमेटिक चेंज हो गई, ठीक हो गया, यानी कि 0.08 आ गया। जब मैं इसको यानी कि अगेन वही बैक लेके आऊँगी तो ये 0.03 है। तो फार्मूला लगाने का मकसद ये होता है, इसका बेनिफिट भी यही है कि अगर आप पीछे से कोई वैल्यू चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम सारी रोज में वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, और आपको ये कैलकुलेटर और ये रजिस्टर पेंसिल वगैरह लेकर नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इससे टाइम बचता है आपका। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि फार्मूला बार में फार्मूला कैसे लिखें, एक्सेल शीट कैसे यूज़ करें, अगर वो नहीं यूज़ करनी आती, ग्राफ नहीं अपलोड करने आते, तो इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पे। आप काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल है
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को यूज़ करने का कि उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं ग्राफ के बारे में, फार्मूला लगाने के बारे में, इसके अलावा उनको हाईलाइट करना है, बॉर्डर ऐड करने हैं, उनकी सारी डिटेल उस ट्यूटोरियल में गिवन होगी। काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा जब अपलोड होगी। ओके, उसके बाद अगर हम देखें ए आई और ए एफ, यहाँ तक हमारे पास हो गया सी ई का फार्मूला, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था इस एम एस वर्ड फाइल में कि आपने सी ई कैसे निकालना है। जो आपके पास फाइनल एब्जॉर्बेंस है उसको आपने डिवाइड कर देना है स्लोप पे। तो हमने एक्सेल शीट में भी यही काम किया है। जो हमारे पास फाइनल एब्जॉर्बेंस थी, अगर आप यहाँ पे मैंने कर्सर रखा देखें, और यहाँ पे जब कर्सर रखा तो उसके बाद यहाँ पे C13 डिवाइडेड बाई 9.259, इसका मतलब ये है कि फाइनल एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय स्लोप से आपके पास सी ई कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये सी ई आप थीसिस में और रिसर्च आर्टिकल्स में डिफरेंट जगह पे आपने पढ़ा होगा सी ई या सी क्यू, या इसकी जगह पे सी टी भी लिखा जाता है, ये वो वाला सी है। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये आगे आइसोथर्म्स में, काइनेटिक्स में यही सी ई यूज़ होगा। और जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप आगे नेक्स्ट मूव नहीं कर सकोगे। और ये समझने के लिए कि यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशनशिप है, आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल पैरामीटर से रेलिवेंट है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपने कॉलम बनाना है परसेंटेज रिमूवल का। परसेंटेज रिमूवल हम इसका फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। इनिशियल एब्जॉर्बेंस में से हम माइनस करते हैं फाइनल एब्जॉर्बेंस को, और उसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल एब्जॉर्बेंस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। और यही फार्मूला आपको फार्मूला बार में भी शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, ये B13 है, B का मतलब है ये B कॉलम है, और यहाँ से ये 13 ये वाला कॉलम है, इसका सॉरी रो है। तो ये ए आई माइनस कर देंगे इसमें से ए एफ, और उसका जो आंसर आएगा आपने उसको यानी कि ये ब्रैकेट में लिखना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है। ये डिवाइड का साइन है B13। B13 का मतलब ये है कि आपने इसको ये इनिशियल एब्जॉर्बेंस से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। मल्टीप्लाई में आपने यहाँ पे x नहीं लगाना और ना ही इसका कोई और साइन है, इसका ये साइन स्टेरिक साइन मल्टीप्लाई का होता है। इसके बाद क्या होगा, आपने परसेंटेज रिमूवल जो आपकी आएगी इनिशियल एब्जॉर्बेंस माइनस फाइनल एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाई बाय 100, उसका फार्मूला आपने उसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक हो गया, आपके पास पीएच का ये कंप्लीट टेबल तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपके ऊपर कंडीशंस भी मेंशन हो गई, आपके पास सी ई भी कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज रिमूवल भी आ गई। किस केस में, पीएच के केस में। ठीक हो गया, तो हमारे यहाँ पे 2 स्टेप्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा स्टेप्स था वो ये था, नेक्स्ट फॉलो जो एक्सेल शीट है हमारी उसकी अगली पैरामीटर की आइसोथर्म्स की, काइनेटिक्स की, वो हम उसके बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भी डिस्कशन हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने फेलोज के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने सी ई कैलकुलेट या डिटरमिन करने का फार्मूला देखा। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि आपने एक्सेल शीट पे सी ई का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, और इसके अलावा इनिशियल एब्जॉर्बेंस, फाइनल एब्जॉर्बेंस, सी ई, परसेंटेज रिमूवल, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने टेबल कैसे बनाना है पीएच के केस में। अब यही सारी चीज़ें हम अगले पैरामीटर्स में एक दफ़ा देख लेते हैं। उसके बाद आने वाली अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनकी आइसोथर्म या काइनेटिक शीट कैसे बनानी है। ठीक हो गया, तो अगला जो है यहाँ पे ये ऑप्टिमम पीएच, पीएचआई, डेल पीएच, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज के लिए रीडिंग्स थी। ये पीएच का ये ग्राफ है जो मैं आपसे हमने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन पीएच या ऑपरेशनल पैरामीटर्स स्टडी किया, उसमें हमने देखा था कि जो चीज़ आप वेरी करोगे उसको आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, परसेंटेज रिमूवल आपने वाई एक्सिस पे लेनी है, ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे मैंने इसको जब क्लिक किया ग्राफ को, तो आपके पास ये देखें इस टेबल में ये 2 चीज़ें मार्क हो गई। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ पीएच वर्सेस परसेंटेज रिमूवल के दरमियान प्लॉट किया गया है। इसी तरह आपने पीएच और परसेंटेज रिमूवल का ग्राफ प्लॉट कर लेना है, और पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज का ग्राफ भी आप इसी ग्राफ के अंदर इस तरह मर्ज कर दें।
या अगर आप मर्ज नहीं करना चाह रहे, अलग से लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या है, इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पीएच ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड पार्ट में, काइंडली आप उसको चेक कर लें। यहाँ पे हमारे पास पीएच का ये एक्सेल शीट पीएच के केस में यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट शीट आती है डेट इज़ एड्जॉर्बेंट डोज। एड्जॉर्बेंट डोज के केस में भी आपने यही सारा प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसमें आपके पास कितने पीपीएम सॉल्यूशन यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 पीपीएम लिखा है, तो अगर आपने एड्जॉर्बेंट डोज के केस में 40 पीपीएम का सॉल्यूशन यूज़ किया था, तो इट्स मीन कि 40 पीपीएम में 5 पीपीएम भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। इसमें 5 पीपीएम भी आ रहा है आपके पास, 10 पीपीएम भी आता है, 15 भी कर सकते हैं। अगर आप उसको स्किप करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, आप 20 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाएं, 30 का और 40 का। आपने इन सब पीपीएम के सॉल्यूशन बनाने हैं और इन सब सॉल्यूशन की सिर्फ इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है। क्यों करनी है? सीई कैलकुलेट करने के लिए आपने इस डाई कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे शो किया गया है। कंसंट्रेशन जो कि पीपीएम में थी, इनिशियल एब्जॉर्बेंस आपने उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया। उसके बाद आप यहाँ इसकी अगेन उसी प्रोसेस से आप ट्रेंड लाइन ऐड कर दें, इसकी स्लोप निकाल लें। स्लोप की वैल्यू ये यहाँ पे आपको शो हो रही है। इस स्लोप की वैल्यू को आपने फाइनल एब्जॉर्बेंस के साथ डिवाइड करना है, यानी कि AF डिवाइडेड बाय स्लोप करना है, और आपके पास CE कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास ये ग्राफ प्लॉट मैं ऊपर पहले इसी वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, इसलिए कहती हूँ कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि पता नहीं यंग रिसर्चर्स में ये जो मैम है पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। तो दूसरे केस में हम ये देखते हैं कि एड्जॉर्बेंट डोज है आपके पास, आपने एड्जॉर्बेंट डोज ऐड कर लिख दी जो आपने वेरी की। उसके बाद आपने हर रिएक्शन से पहले इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है, जो कि आपके पास सेम आएगी। सेम क्यों आएगी? क्योंकि 40 पीपीएम का सॉल्यूशन है। आप हर एड्जॉर्बेंट डोज के एक्सपेरिमेंट में चाहे 0.01 ग्राम, 0.2 ग्राम या 1 ग्राम जो मर्जी डोज ऐड कर दो, लेकिन सॉल्यूशन तो आपका सेम ही है। फॉर एग्जांपल 12 पीएच अगर आपकी ऑप्टिमम आई थी, तो 12 पीएच का सॉल्यूशन है लेकिन 40 पीपीएम कंसंट्रेशन में, तो वो इसलिए इसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस सेम ही आएगी। लेकिन आप फिर भी उसको मेजर कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट रन करने से पहले। फाइनल एब्जॉर्बेंस हर केस में वेरी करेगी। उसकी रीज़न क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट डोज में, आप काइंडली इसको चेक कर लें। अब फाइनल एब्जॉर्बेंस भी लिख ली, इनिशियल भी लिख ली। CE कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है, C59 डिवाइडेड बाय 0.0415। अब ये 0.0415 क्या है हमारे पास? इट इज़ स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्राफ की स्लोप वैल्यू है। ठीक है, और फाइनल एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय स्लोप, फाइनल एब्जॉर्बेंस आ रही है C कॉलम में, तो C59 का मतलब ये होता है कि आपके पास ये 59 रो है और C कॉलम में है। C59 को आप डिवाइड करोगे स्लोप की वैल्यू से, तो आपके पास CE कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह परसेंटेज रिमूवल का आप फार्मूला लगाएं, इनिशियल एब्जॉर्बेंस माइनस फाइनल एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इस तरह आप परसेंटेज रिमूवल और निकाल सकते हैं इसके अलावा डाई कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान ये ग्राफ प्लॉट करें। उसके बाद स्लोप से इसकी जो वैल्यू आएगी उसको यूज़ करते हुए AF पे डिवाइड करें और CE कैलकुलेट करें। उसके बाद जो परसेंटेज रिमूवल आपके पास आएगी, एब्जॉर्बेंट डोज आपने X एक्सिस पे लेनी है, परसेंटेज रिमूवल Y एक्सिस पे लेके आपने ये ग्राफ प्लॉट कर लेना है। इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, किस तरह के ग्राफ आ सकते हैं, वो हम ऑलरेडी एब्जॉर्बेंट डोज वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, और उसमें हम प्रॉपर रीजंस के साथ हम इसको जस्टिफाई कर चुके हैं। तो इस तरह आपके जो पॉसिबल रिजल्ट आएंगे, फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम डोज आई है आपकी 0.4 ग्राम, आप साथ साथ वो भी मेंशन करते रहें। इसी तरह जो आपकी ऑप्टिमम पीएच आई है आप उसको भी मेंशन करें, क्योंकि इसके लिए ये आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद जो पैरामीटर स्टडी किया था, डेट इज़ कॉन्टैक्ट टाइम।
कॉन्टैक्ट टाइम पैरामीटर में भी आप यही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, जिसमें आप ऊपर कंडीशंस मेंशन करेंगे जो आपने यूज़ की थी एक्सपेरिमेंट करते दौरान। उसके बाद आप इस तरह का टेबल बनाएंगे कॉन्टैक्ट टाइम का, और इसमें आप अगर आप देखें, अगर आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट टाइम स्टडी करने में अगर आपने 80 ppm कंसंट्रेशन यूज़ की है, तो 80 का मतलब ये है कि आप पहले 5 लेंगे, फिर 10 ppm का कंसंट्रेशन सोल्यूशन बनाएंगे, फिर 20, 30, 40, 50, 60 एंड 80 तक आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने हर सोल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है। इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करने के बाद आप कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसकी आर स्क्वायर वैल्यू और इसकी जो लीनियर इक्वेशन है आप उसको ट्रेंड लाइन ऐड करके उसको फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास स्लोप कितनी आई है। जो स्लोप आएगी आपने उस स्लोप के साथ फाइनल एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को डिवाइड करते जाना है, और आपके पास सी ई कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कर्सर रखा तो फार्मूला बार में C97 डिवाइडेड बाय दिस स्लोप वैल्यू शो हो रही है, यानी कि सी का मतलब ये है कि सी कॉलम में ए एफ है और कौन सी वैल्यू है 97। और इसी तरह ये पूरे अगर आप यहाँ पे कर्सर रखें तो इसका मतलब है कि C101, यानी कि ये वाली कौन सी रो है, C101 है, और इसको आपने डिवाइड करना है स्लोप की वैल्यू के साथ। तो इसी तरह ये पूरे कॉलम में आपके पास सी ई का फार्मूला जब आप पुट करेंगे तो एक ही दफ़ा कैलकुलेशन हो जाएगी, और वो कैसे होगी उसकी अलग से वीडियो अपलोडेड इंशाल्लाह हो जाएगी कि एक्सेल शीट में फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसमें ऐड करते हैं, और पूरे का पूरा कॉलम आपके पास किस तरह कैलकुलेट होके आ जाता है। काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा। परसेंटेज रिमूवल भी इसी तरह निकालेंगे, इनिशियल एब्जॉर्बेंस माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100 करके, और फिर कॉन्टैक्ट टाइम और परसेंटेज रिमूवल के दरमियान आपने ये इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ठीक हो गया, ये आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया गया। और कभी कभार ऐसे होता है कि आपको एरर बार ग्राफ में ऐड करने का कहा जाता है कि आपने ग्राफ में एरर बार इंक्लूड करनी है। यहाँ पे एरर बार्स इंक्लूड नहीं है। एरर बार ग्राफ में कैसे इंक्लूड की जाती हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोडेड है, हाउ टू ऐड एरर बार्स इन ग्राफ इन एक्सेल शीट। काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग अपने ग्राफ में एरर बार इंक्लूड करें। ठीक हो गया। और एक ये भी इसमें इशू आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो 120 एक्स एक्सिस तक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट टाइम है 120 तक है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ की एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है 140 तक जा रही है, यानी कि ये जो 20 मिनट्स हैं ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं कि आपका ग्राफ जस्ट 120 तक हो, 140 रिमूव हो जाए, उसको इम्प्रूव करने का, करेक्ट करने का सही तरीका क्या है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। हाउ टू वाइडन, हाउ टू चेंज एक्सिस वैल्यूज़, या हाउ टू वाइडन एक्सिस टाइटल, आपका इंग्लिश वीडियो को चेक कर लें। उसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है कि आपने किस तरह वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। अगर आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे 200 तक आ रही हों और आपका ग्राफ 120 पे एंड हो रहा है, तो फिर आपके पास वो उतनी स्पेस खाली नहीं रहनी चाहिए। आपने जस्ट वहाँ तक ग्राफ बनाना है जहाँ तक आपकी वैल्यू ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट टाइम के केस में आप यही प्रोसेस फॉलो करोगे। उसके बाद जो अगला पैरामीटर यहाँ पे आप उसकी ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम लिख दोगे, जो कि आपके पास आपकी रीडिंग आई होगी। यहाँ पे सपोज 30 मिनट्स लिखा है। नेक्स्ट पैरामीटर एड्जॉर्बेट डोज या डाई कंसंट्रेशन हमने स्टडी किया था। उस डाई कंसंट्रेशन में भी हमने अगेन ये सारी कंडीशंस मेंशन करनी है कि हमारे क्या क्या रिजल्ट आए थे। उनको मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन कितनी हमने वेरी की है 5 to 100, यानी कि ये तो है ही डाई कंसंट्रेशन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमें अलग से सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हीं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो हमारे पास हैं, इन्हीं की इनिशियल एब्जॉर्बेंस को हम यूज़ करेंगे और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और हमारे पास जो स्लोप आएगी उस स्लोप की वैल्यू से ए एफ की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो सी ई आ जाएगा। क्योंकि हम पिछले एक्सपेरिमेंट में वो कंसंट्रेशन जो हम उस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ करते रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट टाइम में 80 ppm यूज़ की थी, तो हम 80 ppm तक पिछले सारे सोल्यूशन बना के उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करके फिर ग्राफ प्लॉट करते थे। ठीक है, तो ये तो है ही डाई एक्सपेरिमेंट का, डाई कंसंट्रेशन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन हमने कितनी यूज़ की है, इसमें कंसंट्रेशन ही वेरी कर रहे हैं, जो कि 5 ppm से लेकर 100 ppm तक जा रही है।
तो इसका मतलब यह है जैसे जैसे आप ये सोल्यूशन प्रिपेयर करते जाओगे उस वैसे ही आप इनिशियल एब्जॉर्बेंस उसकी मेजर करते जाओ, जो कि हर सोल्यूशन की डिफरेंट आएगी। और वो क्यों आएगी, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशनशिप है, उसको समझने के लिए आपको बियर्ड लैम्बर्ट लॉ और लैम्ब्डा मैक्स की जो कैलकुलेशन वाली वीडियो है उसको सुनना होगा और उसको समझना होगा, ताकि आपके पास ये जो क्लैरिफिकेशन है कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस की वो क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। और यहाँ पे एब्जॉर्बेट कंसंट्रेशन या डाई कंसंट्रेशन आपने इनकी हर एक इनिशियल वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है और उसके बाद इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करके आपके पास ये 0.0131 ये आपके पास स्लोप आई है। इस स्लोप से आपने ए एफ की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। 137 यानी कि सी कॉलम में हमारे पास ए एफ है और 137 का मतलब है कि 137 रो होगी ये वाली, और इसको आपने डिवाइड करना है स्लोप की वैल्यू से, जो कि हमारे पास इस केस में 0.0131 यहाँ आप यहाँ भी कंफर्म कर सकते हैं 0.0131 आई है। आपने इससे डिवाइड कर देना है, सी ई कैलकुलेट हो जाएगा। ये सी ई कैलकुलेट अभी इसी जो हमारे पास अभी तक हमने डिस्कस किया इसमें कहीं यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं जिसमें हम आइसोथर्म्स काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, ये वहाँ यूज़ होगा। तो हम उनके लिए अभी से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट करनी है। उसका फार्मूला वही ए आई माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए आई मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक हो गया। और आपने फिर डाई कंसंट्रेशन और परसेंटेज रिमूवल के दरमियान इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ठीक है। एरर बार्स भी आपने हर ग्राफ के अंदर इंक्लूड करनी है और उनकी जो स्पेस है उसको भी करेक्ट करना है। उसकी वो वीडियोस काइंडली आप चेक कर लें। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ साथ आपके पास एक्सेल शीट को कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो जल्द अपलोड कर दूँगी, काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा। एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन आपके पास को क्या आई है ऑप्टिमम, आप वो रिजल्ट को भी यहाँ पे मेंशन कर दें। नेक्स्ट पैरामीटर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पैरामीटर हमने स्टडी किया, उसमें भी आप सारी कंडीशंस ऐसे मेंशन करें जो जो आपने यूज़ की हैं। यहाँ पे आपके पास एड्जॉर्बेट डोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 ppm लिखी है। 200 ppm पे ये टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट रन करवाया गया है इस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप डाई कंसंट्रेशन यहाँ पे जो लेंगे वो 100 तक तो कंप्लीट आ जाएगी। उसके बाद आप जस्ट 200 की भी ले सकते हैं। अगर 200 की जस्ट नहीं लेनी तो आप 10 के डिफरेंस है 110 ppm, 120 ppm, 130, 140, 150 सो ऑन 200 ppm तक इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 का डिफरेंस करना चाह रहे हैं 100 के बाद 100, 120, 140, 160, 180 और 200 ppm इस तरह करके हर सोल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो भी ओके है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, डाई कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस के दरमियान इसी तरह का ग्राफ प्लॉट कर लेना है। इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है आपने। ठीक है, स्लोप को आपने ए एफ से डिवाइड कर देना है और जिसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास सी ई होगा, यानी कि स्लोप डिवाइडेड बाय ए एफ डिवाइडेड बाय स्लोप। और परसेंटेज रिमूवल भी वैसे ही निकाल लेनी है और उसके बाद टेम्परेचर और परसेंटेज रिमूवल के दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है, जो कि आपके पास यहाँ शो किया गया है। तो इस तरह आपके जो पहला पैरामीटर या पहली जो शीट है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल पैरामीटर, उनकी शीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद वाली जो शीट्स हैं उसमें डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं, काइनेटिक मॉडल्स हैं, थर्मोडायनेमिक स्टडी है, डीजॉर्प्शन स्टडी है, टेवाटा के साथ एक्सपेरिमेंट है, 409 की जो है उसका इफेक्ट स्टडी करना है। तो वो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आज की वीडियो में आपने सिंपली क्या करना है, सारे पैरामीटर्स जो हमने स्टडी किए हैं उन सब पैरामीटर्स की आपने जो कंसंट्रेशन का सोल्यूशन यूज़ किया है उस कंसंट्रेशन का और उससे पिछली कंसंट्रेशन सोल्यूशन के आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। इनिशियल एब्जॉर्बेंस वो मेजर करने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करें कंसंट्रेशन वर्सेस इनिशियल एब्जॉर्बेंस। उसका जो स्लोप की वैल्यू आएगी उस स्लोप की वैल्यू से आपने फाइनल एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाना है, सी ई कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जो पैरामीटर स्टडी किया है उसका और परसेंटेज रिमूवल का ग्राफ प्लॉट करना है, वो आपके पास ग्राफ आ जाएंगे। और हमने ये सी ई डिटर्मिनेशन का प्रोसेस आज हमने
इस वीडियो में देखा। इस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको बात समझ ना आई हो, या अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ को मज़ीद इलेबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।